हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस लॉकडाउन में रुकना नहीं है, लगातार अध्ययन को जारी रखना है। आज के अध्याय में हम लोग खनिज पदार्थों की प्राप्ति, परिष्करण अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत अगर देखें तो पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है उसमें अधिकतम मात्रा में धातुएं पाई जाती हैं। इनके साथ साथ जो समुद्री जल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसे कुछ लवण उपस्थित होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि हम लोग उनको तलहटी मतलब थोड़े से खाई वाले जगह पर उस पानी को कर देते हैं, सुखा देते हैं तथा उसे हम लोग एकत्र कर लेते हैं। लेकिन जो धातु भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में, उन्हें हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, उनके विषय में हमें मुख्य रूप से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। या इससे भी एक अच्छा देखिए परिभाषा, वैसे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु या धातु यौगिक पाए जाने या मिलने की संभावना हो उसे खनिज कहते हैं। मतलब वैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जहां पर धातु या धातु का यौगिक मिलने की संभावना हो उसे हम लोग खनिज कहते हैं। नेक्स्ट है अयस्क। वैसे खनिज पदार्थ जहां से धातु आसानी एवं सस्ते तरीके से निकाले जा सकते हैं उन्हें हम लोग अयस्क कहते हैं। मतलब देखिए, सारे खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते। वैसे खनिज जहां से हम लोग धातुओं को सस्ते एवं आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो इसलिए देखिए, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सारे अयस्क खनिज हो सकते हैं। सारे अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्यों? इसका वर्णन कीजिए। इसे देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं सारे अयस्क में धातु मिलने की संभावना है। सारे अयस्क में धातु मिलने की संभावना है, अतः हम लोग सारे अयस्क को खनिज तो कह सकते हैं। परंतु जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, सारे खनिज से धातुओं को सस्ते और आसानी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। तो इस वजह से सारे खनिज को हम लोग अयस्क नहीं कर सकते। जैसा कि एक उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए हम जहां बैठे हैं या आपके घर के आसपास सोना पाए जाने की संभावना है और उस सोने के निकालने में आपको मान लिया जाए कि 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े और सोना निकला कितना? 2 लाख रुपए का। तो क्या वह खनिज जो आपके घर के पास में है उसे हम अयस्क कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां निकालने में हमें क्या पड़ गया? वो सस्ता नहीं पड़ा, वो महंगे दर पर आ गया। अतः हम लोग उस खनिज को अयस्क नहीं कह सकते। तो हम लोग अयस्क किसे कहते हैं? वैसे खनिज जहां से धातु आसानी एवं सस्ते तरीके से निकाले जा सकते हैं, उसी खनिज को हम लोग अयस्क कह सकते हैं। नेक्स्ट है धातु कर्म या धातु शोधन। अब देखिए, किसी अयस्क से धातु को निकालने का जो पूरा विधि है, वैज्ञानिक पद्धति है, उसे हम लोग धातु शोधन या धातु कर्म कहते हैं। किसी अयस्क से धातु निकालने की पूरी वैज्ञानिक पद्धति को धातु कर्म या धातु शोधन कहते हैं। नेक्स्ट है गैंग। गैंग को स्पेलिंग में हम लोग GANGUE कहते हैं। गैंग प्रोनाउंसिएशन गैंग ही है। किसी अयस्क में मौजूद मिट्टी, रेत अथवा कोई भी मौजूद वहां अशुद्धियां हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और अयस्क से इन अशुद्धियों को हटाना बहुत ही जरूरी होता है। और वहां पर अशुद्धियां जो हटाना है वह किस पर निर्भर करता है? अयस्क अथवा गैंग के रासायनिक या भौतिक गुणों के आधार पर होता है। जैसे चावल में अशुद्धियां कंकड़ पत्थर होते हैं, उसी तरह हमारे अयस्क में भी कंकड़ पत्थर हो सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हाथ से निकाल लेंगे उसको चुन करके। या
अगर हमारी अशुद्धि मिट्टी है तो पानी में घुलनशील हो सकती है, तो हम पानी में घुला करके उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कहीं से भी अशुद्धियों को निकालने का जो विधि है वो किस पर निर्भर करता है? अयस्क तथा अशुद्धियों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। अब हम लोग धातुओं के निष्कर्षण का अध्ययन करेंगे, और धातुओं का जो निष्कर्षण होता है वह धातुओं के सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है। तो हम लोग फिर से एक बार सक्रियता श्रेणी को देखते हैं और उसके साथ साथ हम लोग धातुओं के निष्कर्षण का अध्ययन करेंगे। धातुओं की सक्रियता श्रेणी देखिए या अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखिए, तो सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर को हम लोग एजी को हम लोग चांदी कहते हैं तथा एयू को सोना कहते हैं। तो यहां देखिए, अगर हम इनको वर्गीकृत करें तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं पोटेशियम से एल्युमिनियम तक, इसके बाद जिंक से मरकरी तक मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और निम्न अभिक्रिया जो बहुत ही नगण्य या नहीं के बराबर अभिक्रिया करते हैं वह क्या है? सिल्वर तथा गोल्ड। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ये भू प्रॉपर्टी में किस रूप में मुख्यतः पाए जाते हैं। भू प्रॉपर्टी में मुख्यतः किस रूप में पाए जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनको। तो ये धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये सभी धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। धातु ऑक्साइड के रूप में, धातु ऑक्साइड के रूप में, और धातु हेलाइड के रूप में। धातु हेलाइड, हेलाइड कहने का मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा तत्व का श्रेणी है, उसके 17वें ग्रुप में ये पाए जाते हैं। हेलाइड जैसे क्या है, आप उदाहरण देखिए। धातु हेलाइड जैसे KCl, NaCl, KBr, MgCl2, CaCl2, इसके साथ हो गया AlBr3। तो ये सभी क्या है? ग्रुप 17 में पाए जाने वाले तत्व हैं, जिन्हें हम कॉमन नाम क्या देते हैं? हेलाइड देते हैं। तो ये धातु हेलाइड के रूप में पाए जाते हैं, या धातु ऑक्साइड के रूप में। जैसे धातु ऑक्साइड के रूप में कैसे? K2O, MgO, Na2O, Al2O3। तो ये देखिए, इनकी अभिक्रियाशीलता इतना अधिक होती है कि ये स्वतंत्र अवस्था में पाए ही नहीं जाते हैं, हमेशा यौगिक के रूप में ही पाए जाते हैं। और किस यौगिक के रूप में? धातु ऑक्साइड अथवा धातु हेलाइड के रूप में, जैसा कि हमने उदाहरण दिया है। तो इनकी अभिक्रियाशीलता हेलाइड मतलब कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ यह बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं तथा ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। मतलब ऑक्सीजन लेने की इनकी प्रकृति क्या होती है? बहुत ही उच्च होती है, अतः धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातुओं को। मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु में इनकी अभिक्रियाशीलता इनसे कम होती है और इनसे अधिक होती है। इसे हम लोगों ने इसी वजह से हमने क्या किया? इनको मध्यम अभिक्रियाशील धातु कहा। अब देखिए मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु किस रूप में पाए जाते हैं? ये धातु सल्फाइड या धातु कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। धातु कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे धातु सल्फाइड, जैसे जिंक किसके रूप में? जिंक सल्फाइड ZnS, आयरन किसमें? FeS, इसी तरह लेड किसमें? PbS, कॉपर Cu2S, मरकरी HgS। तो ये सभी सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये कार्बोनेट भी बनाते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट बनाता है ZnCO3, PbCO3। तो ये सभी धातु ऑक्साइड अथवा ये धातु सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं।
अब निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुएं कैसे पाई जाती हैं? तो निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुएं मुख्यतः स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सामान्यतः यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, परंतु इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में देखिए तो दो धातु ऐसे हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं तथा यौगिक भी बनाते हैं। मुख्यतः कौन कौन? कॉपर और सिल्वर। मतलब तांबा और चांदी जो है वह आपको यौगिक अवस्था में भी पाया जाता है और मुक्त अवस्था मतलब स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। जैसा कि हमने बताया तांबा एवं चांदी दोनों स्वतंत्र अवस्था तथा यौगिक दोनों के रूप में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान दीजिए तो अधिकतम अयस्क किस रूप में पाए जाते हैं? आप ध्यान दीजिए तो अधिकतम अयस्क धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो धातु ऑक्साइड में मुख्य रूप से पाए जाने का कारण क्या हो सकता है? सोचिए। तो देखिए, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वह क्या होता है? बहुत ही अभिक्रियाशील अधातु है जो कई सारे धातुओं के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो एक कारण यह है कि यह बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, और दूसरा कारण है कि वातावरण में यह बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं वातावरण में ऑक्सीजन कितना % है? 21% है। तो प्रचुर मात्रा में होने और अभिक्रियाशील होने के कारण यह कई सारे धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अयस्क का निर्माण कर देता है। अब हम लोग देखते हैं धातुओं के निष्कर्षण के चरण, मतलब धातुओं के निष्कर्षण कितने चरण में होते हैं। तो सबसे पहला आप जानते हैं धातुओं में अशुद्धियां होती हैं, उन्हें हम लोग निकालते हैं। निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? धातुओं का समृद्धीकरण। जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें निकालना होता है, और उन अशुद्धियों को अयस्कों से निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्कों का समृद्धीकरण अथवा अयस्कों का सांद्रीकरण। मतलब अशुद्धियां निकलेंगी तो अयस्क का सांद्रता बढ़ेगा, तो सांद्रीकरण भी कहते हैं, अयस्कों का सांद्रीकरण। और ये आप जानते हैं अयस्क से जो गैंग होते हैं उन्हें निकालने के लिए, अशुद्धियों को निकालने के लिए हम लोग किस पर निर्भर करते हैं? उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर। अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है, जैसा कि हम पहले समझा चुके हैं। अब देखिए दूसरे चरण में क्या करते हैं? अयस्क से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करके हम लोग क्या करते हैं? धातु को निकालते हैं। मतलब अयस्क से धातु को निकालना, और यहां निकालते समय कुछ अशुद्धियां अभी हो सकती हैं धातु में। तो अशुद्ध धातु को शुद्ध करने के लिए हम लोग कुछ विधियों को लगाते हैं, और उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? धातुओं का परिष्करण। मतलब यहां धातु को हम लोग पूरी तरह से शुद्धिकरण करते हैं। तो हम लोग इनको 1 by 1 करके देखेंगे। हम लोग पहला समझ चुके हैं, दूसरे से हम लोग देखते हैं। धातु निष्कर्षण में 2 विधियां हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, भर्जन एवं निस्तापन। तो हम लोग भर्जन और निस्तापन पढ़ेंगे, और कई बार तो भर्जन और निस्तापन में अंतर पूछ लेता है। तो सबसे पहले भर्जन किसे कहते हैं? इस विधि में सल्फाइड अयस्क को, ध्यान दीजिए, इस विधि में किस अयस्क को लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क जहां सल्फर आपको S दिखता है, जैसे ZnS HDS। तो इस विधि में सल्फाइड अयस्क को वायु में आप जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इस विधि में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्या? फिर से, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन अथवा वायु के उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करके हम लोग धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। उदाहरण देखिए, HDS का नाम क्या है? सिनाबार। तो सिनाबार को जब हम ऑक्सीजन से गर्म करते हैं, मतलब वायु में 21% ऑक्सीजन होता है, तो वायु कहिए या ऑक्सीजन कहिए, गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ? और तापमान को आप जानते हैं, हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। तो HDO मतलब मरकरी ऑक्साइड, और आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, और यह SO2 गैस होता है, यह उड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? यहां से धातु ऑक्साइड मिल जाएगा।
जिंक का जो सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड, इसका अयस्क का नाम क्या है? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड को जब वायु में गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? जिंक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। और ऑक्साइड के रूप में लाने का हमारा मकसद क्या है? क्योंकि यहां से हम लोग कोयला जो है वो कार्बन का रूप है, कार्बन से अभिक्रिया करके हम लोग अपचयन करा करके धातु निकाल लेंगे, जो हम अगले स्टेप में देखेंगे। दूसरा है निस्तापन। इस विधि में देखिए कार्बोनेट अयस्क लेते हैं, यहां हम लोग क्या ले रहे थे? सल्फाइड अयस्क ले रहे थे। तो इस विधि में हम लोग कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड अयस्क भी लेते हैं, लेकिन मुख्यतः आपके पुस्तकों में आपको कार्बोनेट किया है, परंतु यहाँ कार्बोनेट और ऑक्साइड दोनों अयस्क को लेते हैं। इस विधि में कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। देखिए जैसे आपको जिंक कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? कैलेविन। तो जब कैलेविन को गर्म करते हैं, यहाँ पर हम लोग अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और इसी तरह AgCO3 को गर्म करते हैं तो AgU प्लस CO2 मिल जाता है, और CO2 गैस है तो उड़ जाएगा, और ये हमें धातु ऑक्साइड यहां से मिल गया। एक आप सरल तरीके से याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है इसके यौगिक में, तो ऑक्सीजन के साथ कीजिए, तो हम क्या कहते हैं? गर्म कीजिए जब ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? इसे हम भर्जन कहते हैं। लेकिन जहां ऑक्सीजन अधिक मात्रा में दिख रहा है, वहां आप ऑक्सीजन के साथ मत गर्म कीजिए, सिर्फ अधिक तापमान पर गर्म कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसे हम लोग निस्तापन कह देंगे। तो ऐसे आप आसानी तरीके से याद रख सकते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कई बार। सिर्फ भर्जन क्या होता है? उदाहरण सहित समझाए। निस्तापन क्या होता है? उदाहरण सहित समझाए। या भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये लोग नीचे हैं, ये तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये नीचे हम लोग लेके चले इन लोगों को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीना बार को ही लेते हैं, मरकरी को, HGS। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अयस्क के रूप में क्या नाम देते हैं? सीना बार। सीना बार। तो सीना बार देखिए ये सल्फर का अयस्क है, आपको पहले ही दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? भर्जन करेंगे या निस्तापन करेंगे? आप बताइए। तो आप देखिए सल्फर है, तो हम लोग क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इसे हम लोग भर्जन कहते हैं। तो जब भर्जन हमने किया तो हमें क्या मिल जाएगा? मरकरी ऑक्साइड तथा यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। अब देखिए यहाँ पर कि जो मरकरी ऑक्साइड है, अब इससे हम मरकरी कैसे निकालें? HGO से Hg हम लोग कैसे निकालें? तो यहां पर देखिए जो HGO है ये अस्थिर ऑक्साइड है, अस्थिर ऑक्साइड है, और अस्थिर होने के वजह से हम लोग क्या करते हैं? इसको सिर्फ गर्म कर दीजिए तो यहां से Hg प्लस O2 मिल जाता है, इससे संतुलित आप कर सकते हैं 2HgO, तो ये क्या हो जाएगा? 2Hg हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमें यहां से धातु की प्राप्ति हो गई, यहां से धातु की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दूसरा देखिए आपको है कॉपर, कॉपर Cu2S, इसका नाम है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस। अब कॉपर ग्लांस यहां देखिए ये सल्फर के रूप में पाया जाता है, तो सल्फर के रूप में तो फिर हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे, भर्जन करेंगे, मतलब वायु की उपस्थिति में हम लोग इन्हें गर्म करेंगे। तो वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो हमें क्या मिल जाता है? Cu2S, Cu2O, और क्या मिल जाता है? SO2 मिल जाता है, Cu2O और SO2 मिल जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां कोई आपको अपचायक की जरूरत नहीं होती है। यहां हमें क्या करते हैं? जो Cu2O बना, Cu2O बना और Cu2S कुछ है, मतलब ऐसे आप समझिए कि थोड़ा सा अमाउंट अभिक्रिया करके Cu2O में गया, और तो वहां Cu2S के रूप में है, तो जो Cu2S के रूप में है वो Cu2O के साथ अभिक्रिया कर जाता है, और अभिक्रिया करके ये क्या बना देता है? कॉपर तथा सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। और यह गैस है, तो गैस यहां से क्या होंगे? उड़ जाएंगे, और हमें जो धातु है वह क्या मिलेगा? मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें धातु की प्राप्ति हो गई। अब देखिए आप इसे संतुलित कर सकते हैं, संतुलित करने आपको आता है, कैसे करेंगे?
तो देखिए यहाँ सल्फर एक है, इधर भी एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर ऑक्सीजन एक है और इधर 2 है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने 2 कर दिया। और कॉपर देखिए, कॉपर इधर कितना है, इधर कितना हो गया, एक मॉलिक्यूल में 2 कॉपर है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 हो गया, और इधर 2 तो कितना हो गया, 6 हो गया, तो हमने 6 कॉपर कर दिया। तो इस तरह से 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, तो अभिक्रिया हमारा इस तरह से संतुलित हो गया और यहां से हमें शुद्ध कॉपर मिला। परंतु आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर थोड़ी सी अशुद्धियां अभी होने की संभावना है, जिसके लिए हम तीसरे चरण में जाते हैं, उसका हम लोग अध्ययन आगे करेंगे। अब हम देखते हैं ऐसे धातुओं का निष्कर्षण जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में स्थित है। मध्य में जैसे ये लोग हैं, आपको जिंक, आयरन, लेड, ये लोग हैं। तो यहां देखिए, जैसे जिंक को हम लोग जानते हैं जेडएनएस, जिसे हम लोग अयस्क के रूप में जिंक ब्लेंड करते हैं, जिंक ब्लेंड। तो अब देखिए, या तो ये लोग किस फॉर्म में होते हैं, ये लोग सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं या कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं। तो यह देखिए, अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन ले लेंगे और ऑक्सीजन मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो वायु की उपस्थिति में जब आप गर्म करेंगे, इसे आप क्या कहते हैं, आप बताइए। तो जानते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो भर्जन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया, और जिंक ऑक्साइड मिल गया और यहाँ पर SO2 मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गया, तो गैस उड़ जाएगा और धातु ऑक्साइड हमारा जिंक ऑक्साइड वहां उसी फॉर्म में हमें मिल जाएगा। इसी तरह देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोयला के साथ अभिक्रिया कर देंगे। कोयला क्या है, कार्बन का एक रूप है, कार्बन का एक रूप है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे गर्म कर देंगे। जब गर्म करेंगे तो यह क्या करता है, जिंक प्लस CO बना देता है। आप अपचयन और उपचयन अभिक्रिया में पहले अध्याय में आपने अध्ययन किया था इस रिएक्शन को। तो यहां से देखिए, इसने यहां जाते टाइम ऑक्सीजन ले लिया, तो यह क्या हो गया, उपचयन हो गया, उपचयन हो गया। और यहां से यहां जाते टाइम क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, तो यह क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। तो इस तरह से कार्बन का काम यह क्या है, अपचायक का काम है। कार्बन का काम क्या है, अपचायक, अपचायक के रूप में काम कर रहा है। और देखिए, हम लोग कार्बन के रूप में अपचायक लेने का एक मुख्य फायदा क्या है कि यह बहुत सस्ते दाम पर कार्बन हमें मतलब कोयला मिल जाता है। इसके जगह पर आप दूसरे धातुओं को ले सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सभी भी अपचायक के रूप में लिए जा सकते हैं, परंतु ये क्या है, महंगे हैं, अतः हम लोग इन्हें नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो दाम है, इनकी प्राइस है मार्केट में बहुत अधिक है, और हमारा काम यहाँ सस्ते रूप में हो जाता है, तो हम लोग सस्ते दाम में काम चला लेते हैं, इन्हें लेने की जरूरत नहीं है, परंतु इन्हें भी हम लोग ले सकते हैं। अब दूसरा एक रासायनिक अभिक्रिया लीजिए यहाँ पर, तो देखिए, हम लोग जिंक का ही ले तो जिंक कार्बोनेट और के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलेमिन। तो ये देखिए, कार्बोनेट अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क को आप ऑक्सीजन लेंगे या नहीं, आप सोचिए। यहां ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में है, लेने की जरूरत नहीं है, तो आप वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड तथा हमें यहां CO2 गैस मिल जाएगा, CO2 गैस मिल जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, निस्तापन। और फिर देखिए, हम लोग यहाँ जिंक ऑक्साइड मिल गया, तो जो आपने यहां अभिक्रिया किया वही कर देना है, क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस हमने क्या किया, कार्बन ले लिया, तो क्या मिला हमें, जिंक प्लस CO मिल गया, जिंक हमें मिल गया, और यहाँ गैस के रूप में उड़ गया, तो यहां से हमें धातु प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग मध्य स्थित जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में है, उनका हम लोग ऐसे निष्कर्षण करते हैं। मध्य में स्थित कुछ अन्य धातुओं को हम लोग लेते हैं। Mn भी इसी जोन में आता है, मध्य में ही आता है। तो अब देखिए,
यहाँ खुद ही ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, लेकिन कार्बन से यह हम लोग निष्कर्षण नहीं कर सकते, क्योंकि एमएम है या आयरन है, इनको ऑक्सीजन की खुद ही बहुत ही आकर्षण होती है, ऑक्सीजन के साथ खुद ही अधिक जुड़े होते हैं, तो हम लोग कार्बन से इनका अपचयन नहीं कर सकते। तो अब जैसे कि हमने अभी तुरंत ही बताया था कि हम लोग अपचयन में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि थोड़ा महंगे होते हैं। तो अब जब कार्बन से काम नहीं चलेगा तो हम महंगे वाले अपचायक का प्रयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ले लेते हैं। तो अब एल्यूमिनियम के साथ जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ Al2O3 मिल जाता है, Al2O3, और यहाँ मैग्नीज मिल जाता है। आप इसे संतुलित कर लीजिए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, तो हम क्या करते हैं, इनको 3 से कर देते हैं, और ये 2 से, तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। और देखिए मैग्नीज इधर 3 है तो इधर भी 3 कर दिया, एल्यूमिनियम इधर 4 है तो हमने एल्यूमिनियम 4 कर दिया। तो ये देखिए ये अभिक्रिया हमारा क्या हुआ, संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। और यहाँ मैग्नीज जो है, देखिए यहाँ पर इतना अधिक उष्मा बनता है ताकि मैग्नीज किस अवस्था में मिल रहा है, गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में मिलता है। इसी तरह देखिए Fe2O3 है, यहाँ भी कार्बन से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, थोड़ा सा गर्म, ठीक है, थोड़ा सा गर्म कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3 मिल जाएगा, और यहां हमें आपको आयरन गलित अवस्था में मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलेगा, और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पादन होता है। तो अब देखिए यहां पर अगर आप संतुलित कीजिए तो फिर देखिए यहां हम लोग Al2 कर दिए, 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3, आयरन 2 है तो इधर 2 कर देते हैं, एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर भी हम लोग 2 कर देते हैं, तो देखिए संतुलित हो गया। अभी हमने आपको बताया कि इन अभिक्रियाओं में इतना अधिक ऊष्मा निकलता है कि धातु किस अवस्था में निकल रहा है, धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। यह गलित धातु रेल की पटरियों, जहां रेल की पटरी टूट जाती है, तो यह गलित धातु रेल की पटरियों तथा मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के काम आता है। अतः इसे हम लोग थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। मतलब यह गलित अवस्था में मिलता है, इसका हम प्रयोग अपने अच्छी चीजों में कर लेते हैं। जहां भी मशीनी पुर्जे टूटे हों या रेल की पटरियां टूटी हों, वहां पर हम लोग यह अभिक्रिया करा करके क्या करते हैं, जो रेल की पटरियां टूटी हुई हैं उन्हें जोड़ लेते हैं, और इसी को हम लोग थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में थर्माइट, THERMITE रिएक्शन कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन मतलब थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी के सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ही हम बता चुके हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर स्थित धातु हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, तो ये ऑक्साइड एस्पेक्ट में रहते हैं या हेलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ ये यौगिक बनाकर रहते हैं। तो इन्हें देखिए जैसे हम लोग ले लेते हैं NaCl आप पढ़े हुए हैं। NaCl जो है अगर हम सॉलिड में लेंगे तो यह यहां से धातु को निकालना मुश्किल होता है, अतः हम लोग गलित अवस्था में ले लेते हैं। लिक्विड मतलब क्या, गलित अवस्था में। तो जब गलित अवस्था में लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां विद्युत अपघटन कर देते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं, और विद्युत अपघटन करते हैं तो यहां पर सोडियम और क्या मिल जाता है, हमें क्लोरीन गैस मिल जाता है, क्लोरीन गैस मिल जाता है। इसे संतुलित कर लीजिए। अब देखिए यहां जानते हैं जब विद्युत पास करते हैं तो वहां कैथोड और एनोड होता है, कैथोड और एनोड होता है। तो देखिए जो कैथोड है उस पर कैटायन जाता है, कैटायन, और एनोड पर कौन जाता है, एनायन जाता है। एनोड पर एनायन को हम लोग ऋणायन करते हैं, जैसे Cl- एनोड पर आता है, और धनायन कहा जाएगा मतलब कैटायन कहा जाएगा, कैथोड पर जाएगा, इसे हम लोग धनायन कहते हैं हिंदी में। तो अब देखिए ये क्या करता है, सोडियम है, यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करता है, सोडियम में परिवर्तित हो जाता है, सोडियम में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ क्लोराइड आयन जो है यह क्या करता है, यहाँ पर ये Cl एटम बनता है
और यह एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्लोरीन Cl परमाणु के रूप में नहीं एग्जिस्ट करता है वातावरण में। यह किस रूप में पाया जाता है? Cl2 अणु के रूप में पाया जाता है। तो Cl2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम 2 ले लेंगे तो 2 Cl बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यह 2 मिल करके Cl क्या कर देंगे? Cl2 बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारा कैथोड पर क्या हुआ? यहाँ सोडियम मिला और एनोड पर हमारा क्या मिल गया? यहाँ पर मिल गया हमको क्या? आपको क्लोरीन गैस मिल गया। तो इस तरह से हम लोग विद्युत अपघटन करके हम लोग प्राप्त करते हैं। क्यों विद्युत अपघटन करना पड़ता है? क्योंकि यह इतना उच्च अभिक्रियाशील होते हैं कि हम लोग अपचायक, जैसे कार्बन वगैरह अपचायक है, उनसे यह नहीं निकल सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लिया जाए आपको MgCl2 दिया है, MgCl2, तो MgCl2 अगर हम लोग विद्युत पास करेंगे तो विद्युत पास करने से क्या होगा? यहाँ Mg मिल जाएगा, Mg और Cl2 मिल जाएगा और इसको आप अभिक्रिया कर सकते हैं। कैथोड पर Mg+2, यहाँ जो आयन है Mg+2 के रूप में है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहा जाएगा? Mg सॉलिड में चला जाएगा। और 2 क्लोराइड आयन यहाँ तो खुद ही बन रहे हैं, 2 क्लोराइड है, 2 क्लोरीन है, तो यह क्या करेंगे? Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। इसी तरह यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला वही इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। तो अगर संतुलित आप इसको भी करना चाहें तो 2 से गुणा कर दीजिए। क्या यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी अभिक्रिया क्या हुआ? संतुलित हो गया। तो इस तरह से देखिए, यहाँ कैथोड पर ये अभिक्रिया हुआ और एनोड पर ये अभिक्रिया हुआ। तो इस तरह से हमें यहाँ कैथोड पर ये मिला, कैथोड पर ये मिला और एनोड पर ये मिले। इस तरह से हम लोग उच्च अभिक्रियाशील धातु, इसी तरह ऑक्साइड भी हैं, ऑक्साइड का भी हम लोग क्या करते हैं? इसी तरह से हम लोग लेकर के उनका भी हम लोग निष्कर्षण करते हैं। जैसे एक उदाहरण ऑक्साइड का लेते हैं। अब यहाँ सोडियम ऑक्साइड लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड क्या करेगा? यहाँ गलित अवस्था में लेंगे और विद्युत पास करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। आप अपघटन अभिक्रिया पढ़े हैं, विद्युत अपघटन। तो यहाँ क्या होगा? हमें सोडियम और ऑक्सीजन मिल जाएगा, सोडियम और ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कैथोड, कैथोड पर हमारा धनायन आता है, आप जानते हैं। तो धनायन यहाँ क्या है? सोडियम प्लस, और सोडियम यहाँ 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस ये सोडियम में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सोडियम में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप जानते हैं, एक Na+ को Na में जाने में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को जाने में कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 सोडियम बन गया। अब इसी तरह देखिए ऑक्साइड है, O- होता है, O-। तो यह क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीजन एटम में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीजन एटम के रूप में जाता है। लेकिन देखिए, आप एक ऑक्सीजन जो हमारा अणु होता है वह O के रूप में नहीं होता, वह O2 के रूप में होता है। तो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दें यहाँ, तो यह O2 मिल गया। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब संतुलित करना चाहते हैं आप अभिक्रिया को, 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हम पूरे अभिक्रिया में 2 से करके संतुलित कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। तो इस तरह से विद्युत अपघटन करके हम लोग उच्च अभिक्रियाशील वाले धातुओं को हम लोग यहाँ से निष्कर्षण करते हैं। और आप यहाँ अपचयन उपचयन के रूप में भी समझ सकते हैं। देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। और यहाँ देखिए एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो क्या हो गया? यह क्या हुआ? उपचयन हो गया, उपचयन। और जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है वह क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो इस तरह से आप अपचयन उपचयन मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया के रूप में भी इन अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं।